आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कुछ ही देर में देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ में उनकी मुलाकात होगी, ऐसी खबर है। और राज्य के कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और देखिए, शाम को 5 बजे का वक्त है जब उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ वो संवाद भी करेंगे। और दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा। और आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। 1 बजे का वक्त था। कुछ देर के बाद देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होने वाली है। और दिल्ली में जब मौजूद रहेंगे तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे, ऐसी खबर है। और राज्यों के कई ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत होनी है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में। यही कहा जा रहा है कि जब मुलाकात होगी तो बात अलग अलग मसलों को लेकर होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बहुत अहम है दिल्ली का। और किस किस से मिलते हैं, मुलाकात का सिलसिला किस किस से उनका चलता है, कितनी देर मुलाकात होती है, किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है, इस पर लगातार हमारी भी नजर है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या जानकारी है, किस किस से वो मिलेंगे, कब पहुंचेंगे? अविनाश, देखिए, अगर बात करें तो 3 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे दिल्ली। और सबसे पहले वो उत्तराखंड सदन जाएंगे। इसके बाद जो आज सबसे महत्वपूर्ण काम है मुख्यमंत्री का वो ये है कि शाम 5 बजे वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जाएंगे, जहां पे अगर बात करें तो जो चंपावत के लोग दिल्ली में रहते हैं उनके साथ संवाद करेंगे। संवाद इसलिए करेंगे कि कवायद है कि चंपावत जो तमाम सारे वोटर हैं, तमाम सारे जो मतदाता हैं, उनको यहाँ से कहीं ना कहीं लुभाया जा सके, उनको यहाँ से कहीं ना कहीं उनके साथ संवाद करके वहां पर संदेश दिया जा सके और उनका मत अर्जित किया जा सके। क्योंकि 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। लिहाजा ऐसे में सीएम की कोशिश है कि जिस तरीके से खटीमा से उनकी हार हुई है, ऐसे में चंपावत से एक बड़ी जीत दर्ज हो। और उसी कड़ी में आज अगर बात करें तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जो तमाम तरह चंपावत के लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड से ही नैनीताल से सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। तो दोनों बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, दोनों मिलकर चंपावत के जो वोटर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, जो चंपावत के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे वो संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे, लुभाने की कोशिश होगी क्योंकि सामने चंपावत उपचुनाव है। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा में कोरोना का साया दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी, मृतक यात्रियों में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें कोरोना के पॉजिटिव भी शामिल है। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 2 लोग बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम पाए गए हैं, जिसमें 54 लोगों की मौत के कारण हार्ट अटैक है और 2 में कोरोना की पुष्टि हुई है, ये कहा जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ये चारधाम यात्रा में कोरोना का संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल दीपा, देखिए, देश भर से अलग अलग हिस्सों से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि लचर व्यवस्था होने की वजह से जो अभी तक है 56 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 54 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि अभी तक 2 लोगों में ऐसी पुष्टि हुई है जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं। उनकी मौत भी यही चारधाम यात्रा के दौरान ही हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका खुलासा हुआ है। और खुद इसकी जानकारी जो डीजी हेल्थ है शैलजा भट्ट, उन्होंने दी है कि 2 लोगों में कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए गंभीर मामला है कि जो कोरोना जाए इस तरह से जो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे है। फिर से एक बार जिस तरह से यात्री लगातार आ रहे हैं उनमें अगर कोरोना के सिम्टम्स पाए जाते हैं, कोरोना से उनमें पुष्टि होती है, तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा में कोरोना का साया बढ़ सकता है। क्योंकि अभी तक लगातार जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 7.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड में अभी तक दर्शन कर चुके हैं और लगभग 18 लाख लोगों ने पंजीकरण करा दिया। तो ऐसी स्थिति में ये साफ अंदेशा जताया जा रहा है कि यदि पहले से ही जांच नहीं होती है या थोड़ी सख्ती नहीं बरती जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ कोरोना का साया बढ़ सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2 लोगों में कोरोना के सिम्टम्स पाए जाना, उनमें पुष्टि होना बहुत गंभीर मसला है। इसको स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को भी गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल, 2 तीर्थ यात्रियों की मौत के पीछे कोरोना का पाया जाना ये अपने आप में बहुत चिंताजनक हो जाता है। अब इस लिहाज से भी तैयारी करनी होगी स्वास्थ्य महकमे को। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। बड़कोट से बड़ी खबर है। यमुनोत्री मार्ग बंद होने से कई वाहन फंसे हुए हैं। बड़कोट से बड़ी खबर है। यमुनोत्री धाम की तरफ करीब 500 वाहन ऐसे हैं जो फंसे हैं, ये जानकारी मिल रही है। नेशनल हाईवे 94 रानाचट्टी के पास पूरा हाईवे बाधित है।
और सड़क का पुश्ता ढह जाने से मार्ग संकरा हुआ है और यमुनोत्री के लिए बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित है। जो बड़े वाहन हैं उनको रोका जा रहा है दोनों ही तरफ और आवाजाही बाधित है। बड़ी जानकारी आपके सामने, कई वाहन ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, ऐसी खबर है 500 वाहन ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन। आप बताएं किस तरीके से वहां पर काम भी चल रहा है हाईवे को खोलने के लिए और किस तरीके से वाहन वहां पर फंसे हैं, यात्रियों को किस तरीके से परेशानी हो रही है, बताएं जरा विस्तार से। दीपा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 4 दिन पहले ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री के राणा चट्टी के पास से जो है लैंडस्लाइड यानी कि जो पुश्ता ढह जाता है, पुश्ता ढहने के बाद जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग जो पहाड़ी, क्योंकि वहाँ जब संकरा हो जाता है सड़क तो पहाड़ी कटान का कार्य किया जाता है, पूरी रात भर कटान का कार्य किया जाता है। दूसरे दिन यात्रा को सुचारू तो कर दिया जाता है, लेकिन केवल छोटे वाहनों के लिए ये सीमित रहता है। बड़े वाहनों को वहां से ट्रायल भी लिया गया, हमने लगातार दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरीके से बसों के ट्रायल लिए जा रहे थे, लेकिन ये ट्रायल सफल नहीं हुआ क्योंकि जो बसों की जो छतें हैं वो लगातार पहाड़ी से लगते आ रही थी और जो गाड़ियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगातार स्लाइड होते होते इनको कल देर रात को जो है पूरी तरीके से जो यात्रा है वो बाधित यानी कि बंद करनी पड़ी। लेकिन जो जानकी चट्टी के तरफ जो वाहन फंसे थे, यानी कि जो यमुनोत्री की तरफ जो वाहन फंसे थे 2 दिनों से, उनको भी निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई। और जो यमुनोत्री की जो अपोजिट साइड है, डामटा से लेकर पालीघाट तक जो वाहन जो खड़े थे, इनको छोटे छोटे जो वाहन है इनको जानकी चट्टी के लिए भेज दिया गया, लेकिन जानकी चट्टी से जो है वापसी नहीं भेजी गई। यही कारण है कि जो 500 के करीब जो वाहन है अभी भी जानकी चट्टी में फंसे हुए हैं। अभी ताजा हालातों की अगर बात करें तो यमुनोत्री से विधायक हैं संजय डोभाल, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सुबह से ही वो स्पॉट पे खड़े हैं और वहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के जो अधिकारी हैं अपनी निगरानी में उस मार्ग को और ज्यादा चौड़ा करने की करवा रहे हैं। इसके साथ ही आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो संकरापन जो सड़क का है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, गहरी खाई यहाँ पे है, यहाँ पत्थरों को वायर क्रेट में भरकर इसको किसी तरीके से चौड़ा किया जा रहा है। हालांकि इसमें बार बार जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी हैं या फिर स्थानीय विधायक हैं वो एक अनुरोध कर रहे हैं श्रद्धालुओं से कि अभी वो कुछ ही घंटों का इंतजार करें, इसके बाद ही वो यमुनोत्री धाम की यात्रा को यहाँ से किसी तरीके से वो भेज देंगे। ठीक है नितिन, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। जो स्थानीय विधायक है संजय डोभाल, वो भी लगातार मौके पर मौजूद हैं, वो स्थिति को देख भी रहे हैं और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि यह हाईवे जो है वो खुल जाएगा। शुक्रिया आपका नितिन, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बड़कौट में यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत का काम लगातार जारी है और नेशनल हाईवे 94 रानी चट्टी के पास पुश्ता धंसने की वजह से ये पूरा मार्ग संकरा हो गया है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। भारी परेशानी हो रही है यात्रियों को और सड़क को चौड़ा करने के लिए उसके बराबर में पुश्ते की मरम्मत लगातार जारी है, जिससे रोड कुछ चौड़ी हो सके और इस जगह से वाहन आसानी से निकल सके, गुजर सके, इसके लिए यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि जिस जगह रोड बाधित है वहां किस तरह का नजारा इस वक्त है। और एक तरफ आप वो तस्वीर देख सकते हैं जब रोड की मरम्मत की जा रही है, 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जब कुछ देर के लिए रोड खुला था और वहां से एक यात्री बस गुजर ही रहा था। बस जैसे तैसे वहां से निकल जाती है, मगर इसके खाई में गिरने का खतरा लगातार बना हुआ रहता था। इसके बाद ही फैसला लिया गया कि यहां से वाहन को निकालना भरा हो सकता है, खतरे से भरा हुआ हो सकता है और इसलिए यहाँ पर वाहनों की आवाजाही रोककर सड़क की मरम्मत की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। रानी चट्टी में यमुनोत्री हाईवे की तस्वीर है, मरम्मत का काम भी चल रहा है, लेकिन जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे वाहन चालकों से ये अपील की जा रही है कि आप अभी फिलहाल यहाँ से ना आए क्योंकि यात्रा खतरे से खाली नहीं है। आप देखिए, बड़ी जानकारी है, कल से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा और कल सुबह 10:30 बजे का वक्त है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। गोविंद घाट पहुंचे हुए हैं 4000 श्रद्धालु, ये इस वक्त का आंकड़ा है। जानकारी है कि 4000 श्रद्धालु गोविंद घाट पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने, कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं और कल से यात्रा सुचारू हो जाएगी हेमकुंड साहिब की। सुबह 10:30 बजे का वक्त है कपाट खुलने के लिए। देखिए, 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। 19 मई को ऋषिकेश से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है और इस दफा जिस तरह से 4 धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, उसी तरह से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। यात्रा पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पर्यटन विभाग ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, किसी को कोई आपत्ति ना हो, इसलिए भी प्रशासनिक अमला लगातार नजर बनाए हुए है।
22 तारीख से जब यात्रा चलेगी तो वहाँ पर आपको दिल्ली के वहाँ पर 5000 के करीब पैसेंजर या श्रद्धालुओं के लिए बुकिंग्स ओपन की गई है अभी के लिए। तो उसमें ये ज़रूर ये आएगा कि कुछ लोग उतने हद तक जो है लोग ज़रूर रास्ते पर मिलेंगे, वो वही लोग होंगे जो जिनको होटल चाहिए होंगे, उनको और कोई सुविधाएं चाहिए होंगी, गाड़ियाँ चाहिए होंगी, तो ऑफकोर्स इतना जो है वो लोड बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल यात्रा का जब हम लोग संख्या देखते हैं तो उसके हिसाब से ये संख्या काफ़ी कम है। चारधाम यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम में हुई हैं, मगर प्रशासन की तरफ से कुछ बीमार यात्रियों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल भी पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना यह है कि अब तक 60 से ज्यादा बीमार यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। हालांकि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से अब तक 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। देखिए, अब तक करीबन 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। यात्रा शुरू होने के महज 15 दिन के भीतर ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर 2.5 लाख यात्री आ चुके हैं और आलम यह है कि बाबा केदार के दर पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ आप देख सकते हैं। लाइनों में लगे लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो बाबा केदार के दर्शन कर पाएं, उनका आशीर्वाद ले पाएं। यहाँ आने के बाद में साफ सफाई या सारी व्यवस्था बड़ी नंबर 1 की थी। नंबर 1 तो यहाँ के लोग बड़े ईमानदार, बहुत बढ़िया। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आते ही एक जो मिरेकुलस फील हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। केदारनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की है, बाकी की भी बहुत सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। 2 साल बाद कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से खुल गई है, जिसके बाद से भारी संख्या में तीर्थ यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित कर रखी है सरकार ने, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा के 25 मई तक के रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल होने से यात्रियों को पंजीकरण केंद्र से निराश ही वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे लोग बेहद निराश और मायूस दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इस बार ये कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा भी संचालित होगी। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की बम बम होने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार कांवड़ यात्रा बिना बंदिशों के होगी, ये कहा जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की ही तरह इस बार कांवड़ यात्रा भी चलेगी और कांवड़ यात्रा पर इस बार कोई भी बंदिश, कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको बता दें कि जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। कांवड़ मेला को लेकर चूँकि प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार जिस प्रकार से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कांवड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर भी हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा है वैसे ही हमारे कांवड़ यात्रा। 7 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्र को लेकर विधानसभा स्तर और शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन का हो सकता है। राज्यपाल का अभिभाषण पहले ही अनुपूरक बजट के दौरान हो चुका है और इसलिए सरकार पहले ही दिन सदन में बजट पेश करेगी। तो मुझे लगता है कि ये वाला सत्र गैरसैंण में होने की संभावना है और अभी तक का जो प्रोग्राम की जो जानकारी मुझे मिल रही है वो 7 जून से ये सत्र हम लोग जो है गैरसैंण में शुरू करने वाले हैं। हालांकि अभी मैं ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, कैबिनेट में आएगा उसके बाद ही इस विषय पे या हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम जारी हो रहा है 7 तारीख से 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 जून के बीच में। बाकी कैबिनेट उसमें जो पास निर्णय करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण के बाद अब उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव से योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया और बताया ये जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित आदेश जारी न करने पर रेखा आर्य नाराज हो गई है। तो 3 बिंदु ऐसे हैं जिसमें हमें अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है। पहला बिंदु ये है कि 1967 पर
अभी तक हमारे पास में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं उसको पब्लिश करना, कितना अंत्योदय में आ रखे हैं, कितने PHH में आ रखे हैं उसको पब्लिश करना है और अपने इतने पात्रों को दे दी। आपके पास में ये रिकॉर्ड जनपदवार आपके पास में ही उपलब्ध होना चाहिए, उसकी एक कॉपी मुझे चाहिए होगी। दूसरी एक और बात है, मैंने सचिन जी आपसे भी कहा था कि जहाँ के कार्ड कटेंगे, स्पीकर हटा दिया और इसी बीच बड़ी खबर है पिथौरागढ़ से। मंत्री धन सिंह रावत का औचक निरीक्षण। नर्सिंग कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे धन सिंह रावत। अधिकारियों से ली नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की जानकारी। अचानक से धन सिंह रावत नर्सिंग कॉलेज पहुंच गए। ये बड़ी जानकारी आपके सामने तस्वीर दिखा रहे हैं वहीं की आपको। नर्सिंग कॉलेज का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनसे नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के बारे में जानकारी तफसील से ली। चंपावत उपचुनाव की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भले ही चंपावत उपचुनाव को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रही थी, पर अब पार्टी के तमाम बड़े नेता चंपावत के दौरे करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ड्यूटी चंपावत में लगा दी गई है और इसके अलावा 100 और नेताओं को भी प्रचार के लिए मैदान में लगाया गया है। हरीश रावत जी 22 तारीख के बाद वो लगातार वहीं रहेंगे। प्रीतम सिंह जी आज वहीं हैं। यशपाल आर्य जी भी कल से वहीं पर रहेंगे। करण महाराज जी कल चले गए थे, कल से वो वहीं पर है। तमाम वरिष्ठ नेतागण हमारे जो हैं वो अपने चंपावत में डेरा डालेंगे और निश्चित तौर पर हम चुनाव का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में भी है, क्योंकि खटिमा से लगा हुआ चंपावत है और सबको पता है खटिमा के हारे हुए व्यक्ति को चंपावत लाए तो चंपावत के लोग भी नाराज हैं। टिहरी से खबर है। टिहरी में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगलों की आग को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जंगलों की आग पर तत्परता से काबू पाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक्टिव कमेटियों का गठन कर दिया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने महिला थाना और नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। कुसुम कंडवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान होना चाहिए। ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक ज़िले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है कि वहाँ पे कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रही है। रुड़की से खबर है। रुड़की क्षेत्र के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं, जिससे आगे आने वाले सभी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल में वर्तमान समय में 110 मरीज भर्ती हैं, जिसमें बुखार, डायरिया समेत दूसरी बीमारियों के मरीज बताए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और हर हफ्ते चौथे दिन हमारे यहाँ नो बेड वैकेंसी का वहाँ बोर्ड लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। कोई भी एक बेड खाली नहीं हो पा रहा है और जिससे कुछ मरीज जिनको ऑपरेशन वगैरह होने हैं उनको डेट में आगे बढ़ानी पड़ रही है। और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निगम में औचक निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। कई कर्मचारी कहा जा रहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान नदारद मिले हैं। ये बड़ी जानकारी रुड़की से है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निगम में औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद से मचा हड़कंप और ये कहा जा रहा है कि कई कर्मचारी नहीं मिले उपस्थित और 7 लोग अपने कार्यालय में नहीं पाए गए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि 7 कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं पाए गए, जिसके बाद से अब वहां पर हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा जा रहा है कि नगर निगम में औचक निरीक्षण किया और कई कर्मचारी जो होने चाहिए थे मौके पर मौजूद, वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं थे।